हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और प्रोग्रामिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सी प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को और सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सबको सी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 1 का पार्ट नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू सी। सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हमारी कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई अदर लैंग्वेज भी हो, उसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से हमारा कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है कंप्यूटर। तो जैसे हमने मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे a=10 और b=10। मान लीजिए हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बेसिकली क्या, एक टास्क होता है। तो एक प्रोग्राम मैंने बनाया तो हमको उसमें क्या परफॉर्म कराना है, इन दो नंबर को हमको मान लो कंपेयर कराना है। अगर नंबर हमारे इक्वल हो तो हमको कंसोल पे प्रिंट कराना है a=b। और अगर नंबर इक्वल ना हुए, मान लीजिए 10 की जगह हम इसको 11 कर देता हूं मैं, मान लो इसको 11 कर दिया, तो हमारा कंसोल पे प्रिंट होके आ जाना चाहिए a इज नॉट इक्वल टू b। तो बेसिकली हमारा एक स्पेसिफिक यही एक सिंपल टास्क है। तो हम इसको देखते हैं सी प्रोग्रामिंग में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं। पहले सबसे पहले तो एक मैं एक डॉट सी फाइल को क्रिएट करता हूँ, prog1.c एज इंक्लूड stdio.h। अभी जैसे ग्रेजुअली हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो ये सारा चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ये हेडर फाइल जैसे लिखी हुई है, इसका क्या मीनिंग होता है और क्या क्या इस फाइल के अंदर होता है, वो सारा चीज़ आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी सिंपल हम वो जो लाइन लिखी है उसको समझेंगे। रिटर्न 0। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे मान लो यहाँ प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ये प्रिंट कंसोल पे प्रिंट कर देगा a इज इक्वल टू b। ये वाला कर देगा a इज नॉट इक्वल टू b। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके कंप्यूटर एक हमारा ये कंपैरिजन का टास्क को कंप्लीट करेगा। कंपाइल, इसको कंपाइल करता हूँ मैं, gcc prog1.c, इसको रन कराता हूँ, इसको a.out। तो ये क्या आ गया है, a इज इक्वल टू बी। तो हमारा ये कंप्यूटर ने हमारे टास्क को परफॉर्म करके दे दिया है कि a b के इक्वल है। अगर मान लीजिए हम इसमें प्रोग्राम में चेंज कर देता हूँ, मैं इसको a की जगह, सॉरी b में 10 की जगह मैं इसको 12 कर दे रहा हूँ। हमने इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर दिया है। फिर से एक बार प्रोग्राम को कंपाइल किया और a.out। तो क्या आ गया, a इज नॉट इक्वल टू b। मतलब हमने वहाँ पे प्रोग्राम को चेंज कर दिया था, इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा चेंज कर दिया, b की वैल्यू वहाँ चेंज कर दी थी, तो उसने टास्क परफॉर्म किया, उसने बता दिया कि a इज नॉट इक्वल टू b। हमने अपने अभी लास्ट प्रोग्राम में देखा कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर जो हमारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे उनको यूज करके टास्क को किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था। वो टास्क हमारा था ए और बी का कंपैरिजन। अगर हमारा ए बी के इक्वल था तो हमारे कंसोल पे प्रिंट होके आ रहा था ए इज इक्वल टू बी, और अगर इक्वल नहीं था तो हमारा लिख के आ रहा था ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही होती है कि हम उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं लैंग्वेज के थ्रू, और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ए कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, इट ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, जीरो एंड वंस। सिंस राइटिंग प्रोग्राम in zeros and ones, it is a very difficult and time consuming also. The programming languages were developed to make programming
ईजियर। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस जो हम बोलते हैं, लाइक हिंदी, तमिल, तेलुगु, सम अदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो कंप्यूटर उन लैंग्वेजेस को नहीं समझता है। इट ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर होता है हमारा वो केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। मशीन लैंग्वेज हमारी जीरोज एंड वंस से ही लिखी जाती है। अगर कोई भी प्रोग्रामर किसी भी प्रोग्राम को जीरोज और वंस में लिखता है तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हमारा जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे या एक्सप्रेशन जो भी लिखे रहते हैं वो सब हमारे ह्यूमन रीडेबल लिखे रहते हैं। जैसे कि हमने अपने अभी लास्ट प्रोग्राम में लिखा था इफ़ a = b। तो सिंपल लिखा हुआ है कि अगर हमारा a और b के a b के बराबर हो तो हमको प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एफ a इज इक्वल टू b। तो सिंपल सा क्या है, ये ह्यूमन रीडेबल थिंग हो गई है। बट कंप्यूटर क्या करता है, इस चीज़ को वो नहीं समझ पाता है। तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम फिर उसके बाद कंपाइलर की हेल्प से मशीन कोड में अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हमारे वहाँ पे a.out फाइल बन के आ गई थी, तो बेसिकली जो a.out था वो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो हमने डायरेक्ट उसको ./a.out से रन कर दिया था और कंप्यूटर ने हमारा ये वाला टास्क परफॉर्म करके दे दिया था। तो बेसिकली जो हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हमारे प्रोग्रामर के टास्क को ईजी करने के लिए बनाई गई हैं। तो जिसमें हमारा ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं और उनको हम कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर की मदद से, और उसको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको रन कराते हैं। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप हमारा होता है लो लेवल एंड सेकंड होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले हमारी है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में तो बेसिकली हम जो हमारा कोड लिखा जाता है या जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो जीरोज और वन के फॉर्म में ही रहता है। तो बेसिकली अगर हमको कोई लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 0 1 0 0 1 1, इस तरीके से हमारा मशीन लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था, तो मशीन लैंग्वेज क्या रहती है, हमारा जो हमारा प्रोसेसर रहता है, कंप्यूटर रहता है, वो डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेता है इस लैंग्वेज को। तो अब जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, तो जैसे ही हमारे मशीन लैंग्वेज में हमारा जीरोज और वंस लिखा रहता है, हमारा मशीन लैंग्वेज में क्या रहता है, ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो इनमें हमारे निमोनिक्स होते हैं। निमोनिक्स मतलब छोटे छोटे वर्ड लिखे रहते हैं। जैसे हमारा लिखा रहता है उसमें मूव R0 हैज़ 5 एंड लिखा है एड R1 R0। तो बेसिकली ये क्या है, ये रजिस्टर है, रजिस्टर का नाम लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी वैल्यू 5 है, मूव मतलब यहाँ से R0 में इसको असाइन कर देना है। जैसे हम लिखते थे सी प्रोग्रामिंग A=B, तो इसका मतलब A=B इसे 10 लिखा था उसमें। तो बेसिकली क्या हो गया है, ये जो हमारा वेरिएबल था, वेरिएबल क्या बेसिकली एक हमारी मेमोरी होती है। तो सी प्रोग्रामिंग में सिंपल हम क्या लिख देते हैं, A=B, तो मतलब ए की वैल्यू हमारे ए के अंदर हमारी वैल्यू 10 असाइन हो जाती है। तो जब भी हम प्रिंट कराएंगे ए की वैल्यू को तो हमारा 10 दिखेगा। तो सेम टू सेम इस चीज़ को अगर हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो वहाँ पे हमारा निमोनिक्स लिखे जाते हैं। कैसे, मूव R0 मतलब रजिस्टर का नंबर लिखा हुआ और वैल्यू कितनी है 5, तो 5 को R0 में मूव करा देना है। तो अब R रजिस्टर में कितनी वैल्यू पहुंच जाएगी, 5। और अगर जैसे हमारा ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसमें एड ADD, तो ADD मतलब क्या होता है, R1 और R0। अगर मान लो R1 में 10 वैल्यू है और R0 में 11 वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। तो बेसिकली ये ऐड का निमोनिक्स लिखा हुआ है। तो हमारा जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है। अब हम असेंबली लैंग्वेज का एक बार देख लेते हैं। जो हमने अपना अभी लास्ट हमने प्रोग्राम लिखा था उसको हम असेंबली कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये निमोनिक्स कैसे कैसे लिखे हुए हैं। तो उससे हमको हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा सही से। मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ, GCC -s prog.c। तो हमने इसको कंपाइल कर दिया कोड को।
ये हाइफन डॉट एस लगा हुआ है, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा ये डॉट एस फाइल बन के आ गई। जो डॉट एस फाइल ही असेंबली फाइल होती है हमारी। हम इसको कैट कमांड होती है, जो भी हमारे फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है वो हमारा प्रिंट कर देता है। जैसे हमारा प्रोग वन के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो हमने कोड लिखा था वही दिख जाएगा। सेम टू सेम हम अब इसको प्रोग डॉट एस को प्रिंट करा के देखता हूँ। तो यहाँ पर जो भी हम देख रहे थे अभी, इसमें देखो ये लिखा हुआ है मूव एल, है ना। ये जो लिखा हुआ है मूव क्यू, ये सब्सट्रैक्शन का है। ये लिखा हुआ है मूव है। तो ये जो हमारे लिखे हुए सारे निमोनिक्स लिखे हुए, ये हमारा क्या है, असेंबली का कोड लिख के आ गया है। सारा का सारा ये हमारा कोड असेंबली का लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये असेंबली लैंग्वेज होती है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। और ये जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, ये हमारे प्रोसेसर स्पेसिफिक होती है। डिफरेंट प्रोसेसर और डिफरेंट कंप्यूटर के लिए डिफरेंट होती है। सेम टू सेम हमारी जो मशीन लैंग्वेज होती है वो भी डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए और डिफरेंट प्रोसेसर के लिए डिफरेंट होती है। तो इसलिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और हमारा टाइम कंज्यूमिंग लैंग्वेजेस होती हैं। बट ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं सबसे फास्ट जो है एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो हम देख लेते हैं इन प्रोग्रामिंग का एडवांटेजेस। तो क्या है इसमें, ये हमारा वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, ये सीधा मतलब काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन होता है इनका। और डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर। यूज़ लेस मेमोरी। जो हमारी अदर लैंग्वेज होती हैं सी प्लस प्लस, ये हमारी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। बट हमारी जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये हमारा मेमोरी को बहुत कम यूज़ करती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, डिफ़िकल्ट टू लर्न, हार्ड टू राइट एंड मशीन डिपेंडेंट। अब डिफ़िकल्ट टू लर्न मीन्स हमारे पास मान लीजिए 10 टाइप के प्रोसेसर हैं, तो 10 टाइप की जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो अलग अलग होंगी। अब जैसे मान लो असेंबली लैंग्वेज है, तो हर कोई भी नया प्रोसेसर आया, नया आर्किटेक्चर आया, तो उसका हमारा निमोनिक्स अलग अलग होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। तुमको हर प्रोसेसर का अलग अलग निमोनिक्स को लर्न करना पड़ेगा। देन उस प्रोसेसर के लिए हम कोई टास्क या कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे अभी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था सी में, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं और ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लिखती हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, इजी टू लर्न, इजी टू राइट, इजी टू डीबग करना भी आसान रहता है। और पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे मान लो हमने कोई भी एक प्रोग्राम लिखा है, अब लिखा है मान लो इफ़ ए इज इक्वल टू बी, और हमको प्रिंट एफ करना है ए इज इक्वल टू बी। अब हमारा ये सिंपल सा मान लीजिए एक कोड लिखा हुआ है हमारे पास। मान लीजिए बेसिकली हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आर्म टाइप का एक प्रोसेसर है, मतलब ये एक आर्किटेक्चर हो गया आर्म आर्किटेक्चर, और नॉर्मल एक और हार्डवेयर है हमारा एक x86 है, जो जनरल हमारा U12 रहता है 32 बिट 64 बिट। अगर हम इस वाले कोड को इस पे भी चलाना चाहें तो चल जाएगा, और इस पे भी चलाना चाहें तो चल जाएगा। बट दोनों का टूल चेन अलग अलग होगा, मतलब कंपाइलर अलग अलग होगा, बट हमारा प्रोग्राम दोनों ही प्लेटफॉर्म पे सेम चल जाएगा। बट अगर हम ये जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, अगर हम असेंबली में कोड बनाएंगे, अगर मान लीजिए ये वाला कोड असेंबली में हमारा आर्म कंपाइलर पे या हमारा आर्म प्रोसेसर पे चल जा रहा है, बट ये वाला हमारा x86 पे नहीं चलेगा, तो हमको x86 के लिए दूसरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो मतलब पोर्टेबिलिटी वही है कि अगर हमने कोई एक कोड लिखा है, उस कोड को हम 2 या 3 मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे या डिफरेंट आर्किटेक्चर पे यूज कर सकें। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सेम ही होती है सभी के लिए, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो अगर आपने एक प्रोग्राम किसी एक प्रोसेसर के लिए लिख दिया तो वो दूसरे पे भी चल जाएगा, बट उसका सिर्फ कंपाइलर अलग होता है बस। बट जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वहाँ पे पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हर प्रोसेसर के लिए अलग निमोनिक्स, हर प्रोसेसर के लिए हमारी मशीन लैंग्वेज अलग होती है। बट डिसएडवांटेज क्या है, स्लाइटली स्लोअर देन लो लेवल लैंग्वेज, रिक्वायर अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो हम अभी कंपाइलर और इंटरप्रेटर को अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है।